आपने कभी कभी केक के अलावा लॉ में भी क्रीमी लेयर की बात जरूर सुनी होगी। क्या है इस क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट और क्यों इसे ले आना पड़ा, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो साल 1951 में जब पहली बार चंपाकम दुराई राजन के केस में एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई थी और उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए कुछ अप्रूवल मिले थे। पर 1963 में जब MR बालाजी का केस आता है तो यहाँ पर रिजर्वेशन को कुछ अलग तरीके से समझा गया और यहाँ पर मद्रास के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बेसिकली कुछ कास्ट के लोगों को बैकवर्ड मान के सीधे 68% तक का रिजर्वेशन उन्हें दे दिया गया। इससे स्टूडेंट में बहुत सारी असहजता हुई, जिस पर जुडिशरी ने एक्ट किया और उन्होंने 50% तक लिमिट लगा दी रिजर्वेशन पर, और ये चीज को पूरी तरह नकार दिया कि कास्ट सोल क्राइटेरिया होगी रिजर्वेशन को डिफाइन करने में। कुछ थोड़े समय बाद यानी कि साल 1992 में मोस्ट फेमस केस आता है इंदिरा सहानी का, जिसमें ये तो मान लिया गया कि कास्ट जो होगी वो सोल क्राइटेरिया होगी रिजर्वेशन को डिफाइन करने में। यहाँ पर भी पूरी तरह से मामला सॉल्व नहीं हो पाया। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को तो चुन लिया गया था, लेकिन अभी भी इकोनॉमिकली वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया था। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए लगभग 10 साल के बाद यानी साल 2005 में आता है PA इनामदार का केस। इस केस में 27% कोटा दे दिया जाता है OBCs को और नॉन क्रीमी लेयर वाले लोगों को। यहाँ पर पहली बार क्रीमी लेयर की बात कुछ एग्जिस्टेंस में आती है। दरअसल क्रीमी लेयर का मतलब ये होता था कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन की जाती थी, उसमें कुछ कास्ट को रखा जाता था, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते थे जो बैकवर्ड तो होते थे, लेकिन उनकी फैमिली में से किसी का स्टेटस ऊंचा होने की वजह से उनकी फैमिली इनकम मोर देन सफिशिएंट होती थी। इस वजह से उनके लिए ये कोटा नहीं था। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी कोटा दिया जाने लगा और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तभी से चालू हो गया।